हेलो एवरीवन, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सेक्टर्स हैं क्या? तो हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए या हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए ऐसे कुछ सेक्टर्स यानी कि ऐसे कुछ खंड होते हैं जहाँ पे हमें काम करना होता है। और ये जो सेक्टर्स होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं, मतलब 3 तरीके से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है प्रोडक्शन के बेसिस पर कि हमारे कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। एक होता है वर्क कंडीशन के ऊपर कि काम करने की स्थिति क्या है। और तीसरा होता है ओनरशिप यानी कि सरकार के अंडर में है या प्राइवेट है। तो प्रोडक्शन के 3 हिस्से होते हैं जो हमने 9th में पढ़े हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। वर्क कंडीशन के हिसाब से यहाँ 2 होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनाइज्ड, दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है, हमें प्रॉपर हॉलीडेज मिलेंगी, प्रॉपर हमें ऑर्गेनाइज्ड काम मिलेगा। अनऑर्गेनाइज्ड में जैसे हम परचून की दुकान पे काम करें तो वहां पे हमें ऐसा कुछ फैसिलिटी मिलेगी नहीं, ना हम अपनी मर्जी से हॉलीडे ले सकते हैं। ओनरशिप के बेसिस पर मैंने बताया सरकारी है या प्राइवेट, इसके बेसिस पर बताया जाता है। यदि कोई भी जमीन है या कोई भी काम है, पुल बनवाना है तो वो प्राइवेट थोड़ी ना बनेगा, वो पब्लिक गवर्नमेंट बनाएगी। तो इसके हिसाब से होता है कि कोई जो काम है उसकी ओनरशिप क्या है या कोई जो चीज है या जगह है उसकी ओनरशिप क्या है, इसके बेसिस पर भी हम सेक्टर्स को क्लासिफाई करते हैं। अभी हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा है प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शरी क्या है, लेकिन थोड़ा सा हम रिवाइज करा देते हैं। प्राइमरी में हम सारे के सारे स्टार्टिंग वाले काम करते हैं जिसपे हम किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब अगर आप प्रोडक्शन का काम करने वाले हो या आप जानते हैं प्रोडक्शन के होते हैं 3 क्लासिफिकेशन, तो अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हो तो उसका इनिशियल स्टेज क्या होता है, प्राइमरी होता है। जैसे फार्मिंग होता है, हम क्या करते हैं, अनाज उगाते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर में आएगा। सेकेंडरी में क्या आता है, उस चीज को सर्विस प्रोवाइड करवाना, सॉरी सर्विस तो इसका आएगा, ये होता है मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि अगर आपने वो अनाज लिया है, अब उस अनाज से आपको बिस्किट बनाना है तो वो सेकेंडरी के अंदर में आएगा। अब आपको उन बिस्किट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना है, यानी सर्विस प्रोवाइड करवानी है, तो आप उसे टर्शरी में गिनते हो। वो सारे एग्जांपल्स होते हैं फार्मिंग, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब प्राइमरी में आते हैं। सेकेंडरी में आपकी इंडस्ट्रियल सारा आ जाएगा, और टर्शरी में टीचर, डॉक्टर, ट्रांसपोर्टेशन है ना, और बैंक वगैरह ये सब चीजें आती है। समझ में आई? तो इनके एग्जाम्पल्स हैं, डेफिनेशन मैंने आपको शॉर्ट में बताया। अब मेन क्वेश्चन क्या आता है आपके पास कि इनकी इंटरडिपेंडेंस क्या है, इनको एक्सप्लेन करिए, उसको एनालाइज करिए। इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि ये एक दूसरे पर किस तरीके से निर्भर है। तो जैसा कि हम एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं शुगर का। शुगर समझते हैं, चीनी। अब प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, हम चीनी यानी गन्ना उगाते हैं, और गन्ने को फिर हम कहाँ पे ले जाते हैं, किसी मील में ले जाते हैं, है ना। तो गन्ने को उगाना क्या है, प्राइमरी सेक्टर है, और अब हम उसे कहाँ लेकर के जा रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर यानी मील में लेकर के जा रहे हैं। मील क्या होता है, एक फैक्ट्री होती है, राइट। अब उस मील में उस शुगर केन से चीनी बनाई जाएगी। अब ये क्या है आपका, ये काम क्या होता है, सेकेंडरी का होता है, यानी इंडस्ट्रियल। अब इस चीनी को हमें ग्राहकों को बेचना है। अब ग्राहकों को बेचने के लिए फैक्ट्री वाले तो ले जाने से रहे, उन्हें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम लगाना पड़ेगा अलग अलग जगह लेकर के जाने के लिए। तो वो टर्शरी सिस्टम के पास गए, यानी ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प ली और फिर अपने कस्टमर को दे दी। तो इस तरीके से तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तीनों एक दूसरे से अलग नहीं होते। अलग इन द सेंस कि एक दूसरे के बिना ये मतलब काम नहीं करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं कहीं ना कहीं। समझ में? चलिए नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक है, चलिए अब थोड़ा सा जीडीपी के बारे में देखते हैं। तो जीडीपी होती क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले सम ऑफ द प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर इज कॉल्ड जीडीपी। मतलब कि आपके जो तीनों सेक्टर हैं, तीनों सेक्टर मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इन तीनों सेक्टर के अंदर में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उससे आपको जितना भी पैसा मिला है उन सबको ऐड करके आपके पास एक पूरी क्वांटिटी आएगी जिसको आप जीडीपी बोलते हो। ठीक है। अब जीडीपी में जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने आटा लिया, आटे को मैंने फिर बिस्किट बनाया, बिस्किट को फिर मैंने पैकेजिंग कराई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आटे के जो 50 रुपए थे हम फिर उसको बिस्किट बनाने के 100 रुपए में ऐड करेंगे और फिर पैकेजिंग के 50 रुपए में ऐड करेंगे।
ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे अगले स्टेज पे जाया जाता है उसकी जो अमाउंट होती है उसमें ऐड होती चली जाती है। जैसे मान लीजिए आटा 50 रुपए का था, अब बिस्किट कितने रुपए के बने, बिस्किट मान लीजिए 20 रुपए और बन गए, तो वो 70 रुपए का ऑलरेडी आपको देंगे। और फिर पैकेजिंग के मान लीजिए 30 रुपए लगे तो वो 100 रुपए का ही आपको देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें अलग अलग से ऐड करने लगोगे, ठीक है। वो अपना प्रॉफिट पहले से देखते हुए चलते हैं। तो जीडीपी का मतलब ये नहीं होता कि आप इंडिविजुअली ऐड करते चले जाओ। जो आपका फाइनल में आता है, यानी कि जो आपका पैकेज होकर के बिस्किट आया है, अगर वो 5 रुपए का आ रहा है, इसका मतलब यह है कि उसमें उन्होंने सारी लागत लगाई हुई है, चाहे वो आटे से लेकर के, चाहे चीनी हो, चाहे कुछ भी है। समझ में आई? तो जितना भी प्रोडक्शन हमारा तीनों सेक्टर में होता है उससे जितना भी पैसा जनरेट होता है उसको जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब एक इंटरेस्टिंग सी बात है, अगर हमारी कंट्री में प्राइमरी सेक्टर हमारी कंट्री का ही है, मान लीजिए गेहूं हमारी कंट्री नहीं उगाए, ठीक है, और गेहूं के बाद में फिर आटा वगैरह बिस्किट बनाना जो था, पैकेज वगैरह का जो काम था वो दूसरी कंट्री का है। यानी कि हमारा जो काम है वो केवल इतना था कि हमने गेहूं उगाए और गेहूं उगा करके बाहर के देश को बेच दिए। तो इस प्रोसेस से जो हमें हमारी कंट्री को पैसा मिला वो हमारी जीडीपी में काउंट नहीं होगा। तो वो किस में काउंट होगा? वो हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगा। इसका मतलब क्या होता है? इससे हम क्या समझे? इससे हम ये समझे कि जीडीपी में हमारी वही क्वांटिटी काउंट होती है जिसमें तीनों के तीनों सेक्टर इन्वॉल्व हों। अगर कोई एक भी सेक्टर उसमें इन्वॉल्व नहीं रहा तो इसका मतलब है कि वो हमारी जीडीपी में अकाउंट नहीं होगी। हालांकि हमने उससे प्रॉफिट कमाया होगा, हमने गेहूं बेचे उन्हें, एटलीस्ट उससे तो हमें पैसा मिला होगा, लेकिन वो जो पैसा होगा वो हमारी जीडीपी में काउंट ना होकर के हमारी नेशनल इनकम में काउंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द जीडीपी ऑफ अवर कंट्री अंडर द राइन ऑफ इंदिरा गांधी। यानी कि इंदिरा गांधी जब हमारी कंट्री पर रूल किया करती थी, राइन उनका जो गवर्नमेंट थी, उस समय हमारी कंट्री का जीडीपी कितना था? तो आपको ध्यान रखना है, इट वाज 500,000। ओके, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, विच सेक्टर डोमिनेट्स इन अवर कंट्री जीडीपी नाउअडेज। मतलब हमारी कंट्री के जीडीपी में आजकल के दिनों में करंटली कौन सा सेक्टर ज्यादा डोमिनेट कर रहा है? मतलब किस सेक्टर का ज्यादा योगदान है हमारी कंट्री के जीडीपी में को बढ़ाने में, है ना? तो इसका आंसर आएगा टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है हमारी कंट्री में नाउअडेज, और जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान भी उसी का ही है, ठीक है। अब उसके इतनी ज्यादा ग्रो होने के क्या कारण है वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर ड्रास्टिकली गिव राइज टू द ग्रोथ ऑफ टर्शरी सेक्टर। अब देखो, जैसे जैसे हमारा सेकेंडरी सेक्टर, जैसे जैसे हमारा प्राइमरी सेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे टर्शरी सेक्टर भी बढ़ता है। एक तो यही कारण हो गया इसका, बाकी कारण हम आगे देखेंगे। क्योंकि जैसे ही हम प्राइमरी सेक्टर बढ़ाते हैं, सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, हमें टर्शरी सेक्टर की जरूरत पड़ती है। इसकी इंपॉर्टेंस आपने इंटरडिपेंडेंस में देख ली थी कि कैसे एक दूसरे से निर्भर है। तो टर्शरी सेक्टर एक तरीके से इन दोनों सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करवाता है, और इन्हें चाहिए भी, क्योंकि फिर अपना प्रोडक्शन जो इन्होंने किया है उसको बेचेंगे कैसे। तो टर्शरी सेक्टर की इन्हें कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है। तो इन दोनों की अगर ग्रोथ हो रही है, प्राइमरी और सेकेंडरी की, तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑटोमेटिकली किसकी ग्रोथ हो जाएगी? टर्शरी सेक्टर की भी ग्रोथ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्टर डोमिनेट्स द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो। मतलब कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में है? तो सोचो कि टर्शरी सेक्टर होगा क्योंकि वही जीडीपी जनरेट कर रहा है, लेकिन नहीं। प्राइमरी सेक्टर हमारा ऐसा सेक्टर है जो कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, क्योंकि इसमें जो लोग हमें दिखाई दे रहे हैं जो एम्प्लॉयड हैं वो भी एम्प्लॉयड नहीं होते हैं। जो कोई अंडर एम्प्लॉय होता है, कोई डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड होता है, वो सारे इसमें चीजें होती है। तो बहुत सारी जो भीड़ है वो इस सेक्टर में लगी हुई है, लेकिन इससे इतना पैसा जनरेट नहीं हो पाता क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें ऐसे लगे हुए हैं। अगर आपको मान लीजिए एक खेत है जिसके अंदर में हमें प्रोडक्शन अगर करना है, तो उसके लिए 5 बंदों की जरूरत है। 5 बंदे उसमें बीज बोएंगे, इरिगेशन करेंगे, सब चीज करेंगे, लेकिन वहां पे 10 लोग लग रहे हैं। तो वो 5 जो एक्स्ट्रा लोग आए हैं वो तो एक्स्ट्रा हो गए, तो वो कहीं ना कहीं अनडिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हो गए। हमें दिखाई दे रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयड हैं, लेकिन
वो कहीं ना कहीं हमारे यूथ के पोटेंशियल की वेस्टेज है, क्योंकि वो 5 जो लोग हैं वो कहीं और काम कर सकते हैं, कोई और से सेक्टर का या कोई और से फील्ड का काम करके उनका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो वहां पर लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इतनी कम मिलती है प्राइमरी सेक्टर में कि जहां पे 5 लोग लगे हुए हैं वहां पे 10-10 लोग लगे हुए हैं, क्योंकि और कहीं उन्हें काम नहीं मिल रहा है। तो प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन जीडीपी क्यों जनरेट हो रही है कम? क्योंकि तनख्वाह तो फिर उसके हिसाब से ही मिलेगी, उन्हें कम ही कम मिलेगी, भले ही वो 10 भी लगो वहां पे या 20 लगो। तो तनख्वाह क्योंकि कम मिलती है इसलिए जीडीपी भी कम होती है जनरेट। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अब इतनी एम्प्लॉयमेंट कम है तो ऐसा क्या किया जाए जिससे ये जो एम्प्लॉयमेंट है इसे बढ़ाया जा सके, यानी बेरोजगारी को कम किया जा सके। इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ये भी आ सकता है कि एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाएं या अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम करें। ठीक है, तो अब वही देखेंगे हम कि एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखा है हाउ टू क्रिएट मोर, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आएगा। ठीक है, हाउ टू रिड्यूस मोर एंड मोर अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, तब भी यही क्वेश्चंस में पॉइंट आएंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटीज। अगर हम इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं तो हो सकता है एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए। ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज फैसिलिटीज, इन सब में अगर हम इन्वेस्टमेंट करें, सरकार इन्वेस्टमेंट करे तो हो सकता है एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप क्रेडिट लोन। अब अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको लोन चाहिए होता है, तो अगर गवर्नमेंट चीप क्रेडिट लोन प्रोवाइड कराए तो जो किसान है या जो भी बिजनेसमैन है वो अपना अच्छे से काम कर सकते हैं। अब इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लोन क्या है, क्रेडिट क्या है, चीप क्रेडिट क्या है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट चैप्टर में आपका पूरा का पूरा आएगा। आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट स्मॉल इंडस्ट्रीज। हमें जो छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा दूसरे सेक्टर, नए सेक्टर्स को एम्प्लॉय करना चाहिए, जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्री हो गया, टूरिज्म हो गया, स्पोर्ट हो गए, हर्बल हो गया, ये सब। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे। जीडीपी के बारे में भी हमने थोड़ा सा डिस्कशन करा था, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जो टॉपिक है वो स्विच करेंगे और ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ताकि आगे जब ये आए तो हमें पता रहे कि ये टॉपिक का हिस्सा है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, डिवीजन ऑफ सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन हम 2 तरीके से कर सकते हैं। मतलब काम की स्थिति कैसी है उससे हम 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, ये बेसिकली हर तरीके के इसमें लॉ होते हैं, कानून होते हैं, ये पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज होता है। इसमें डॉक्यूमेंट लगते हैं, आपको हॉलीडे लगती है। अगर आपको हॉलीडे चाहिए तो हॉलीडे के लिए आप एप्लीकेशन आपको फिल करना पड़ेगा। तो ये हर तरीके से प्रोफेशनल होता है, हम ये बोल सकते हैं। इसमें आप बहुत सारे डिफरेंसेस लिख सकते हो, इसमें बहुत सारे लॉज होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। इसमें आपको आसानी से हॉलीडे मिल जाएगी, गवर्नमेंट हॉलीडे होती है, और ये इसमें नहीं होती है। ये जनरली गवर्नमेंट वाला होता है, ये प्राइवेट होता है, ये लोकल होता है। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंसेस हमें देखने को मिल जाते हैं। हालांकि वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मैंने जस्ट आपको एक इंट्रोडक्टरी एक तरीके से बताया है कि ये दोनों भी हमारे चैप्टर का हिस्सा है, उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल है। तो ऑर्गेनाइज तो यही है। अनऑर्गेनाइज्ड के फिर 2 हिस्से होते हैं आगे, रूरल और अर्बन। मतलब अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, जिस काम की स्थिति खराब हो। अब वो गांव में भी हो सकती है और शहरी इलाके में भी हो सकती है, अर्बन में भी हो सकती है, रूरल में भी हो सकती है। अब रूरल में इसके एग्जाम्पल क्या है, लैंडलेस फार्मर एंड मार्जिनल फार्मर। लैंडलेस फार्मर मतलब जो किसान जिनके पास जमीन नहीं होती है, ठीक है, जो मजदूरी करते हैं। मार्जिनल फार्मर जो कि मजदूरी वगैरह करते हैं। लैंडलेस फार्मर जिनके पास जमीन नहीं होती, लगभग सेम ही होते हैं। तो इसको हम कैसे बचा सकते हैं, मतलब इस कंडीशन को हम कैसे खत्म कर सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर रूरल सेक्टर में कम हो जाए। तो डिलीवरी ऑफ सीड एंड एग्रीकल्चर इनपुट्स, यानी गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि ऐसे लोगों को बीज पहुंचाए फ्री में,
या फिर थोड़ा बहुत इन पे जो है चीप लोन दे करके या थोड़ा सा सस्ता बीज पहुंचाए गवर्नमेंट इनको, ताकि इनके पास जो थोड़ी बहुत भी जमीन है या जैसे भी ये जमीन का अरेंजमेंट कर सकते हैं अपने खुद की फसल उगा सके। ठीक है, या एग्रीकल्चर इनपुट को भी है जो गवर्नमेंट है उनको डिलीवर कर सकती है। इस तरीके से इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अर्बन में इसके एग्जाम्पल है, जैसे कोई मिठाई की दुकान पे काम करने वाला कोई होते हैं ना, चेले लगे रहते हैं, पुपिल्स बोलते हैं जिनको, तो उनके जो काम होता है वो क्या होता है, अपने जो उनका लाला होता है उसके अंडर में वो काम करते हैं। अब उनकी मर्जी नहीं है कि वो जब चाहे छुट्टी ले लेंगे। अगर दिवाली आई है तो उनका काम और बढ़ जाएगा, दिवाली पे और मिठाइयां बिकेंगी। तो उनका वो नहीं है कि अगर हॉलीडे है तो हमें छुट्टी मिल जाएगी, बल्कि जब भी कोई फेस्टिव होता है उनका काम और बढ़ जाता है। तो उन्हें उनकी हाथ में नहीं होता कि उन्हें छुट्टी लेनी है नहीं लेनी है, सब किसके हाथ में होता है, उस दुकान के मालिक के। तो ये अनऑर्गेनाइज्ड में आता है। इसके एग्जाम्पल स्वीट वेंडर आ जाएगा, रेड पीकर जो कूड़ा चुगने वाले होते हैं, वो भी किसके अंडर में काम कर रहे होते हैं, अपने ओनर के, जो उनसे काम करवाता है। तो वो भी अपनी मर्जी से नहीं करते, उन्हें करवाया जाता है वो काम, और वो किसी और के कंट्रोल में होते हैं, यानी उनकी जो नौकरी है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। समझ में आई? अब गवर्नमेंट इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है, तो गवर्नमेंट रॉ मटेरियल को अगर प्रॉपर पहुंचाए हर किसी को, तो लोग क्या कर सकते हैं, अपना उसी चीज को लेकर के काम आगे बढ़ा सकते हैं। यानी रॉ मटेरियल प्रोक्यूरमेंट का काम किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा इस चीज को लेकर के। चलिए, अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि जीडीपी को काउंट कौन करता है, क्योंकि मैंने बताया था जीडीपी किस तरीके से काउंट की जाती है। केवल उसका फाइनल जो स्टेज होता है उसी में जितने भी हमारे ऐड किए गए हैं इंग्रेडिएंट्स, उनके जो रुपीज होते हैं वो सारे ऐड हो जाते हैं। तो ये जो टास्क होता है बहुत डिफिकल्ट होता है, आसान नहीं होता। साथ में हम ये भी देखते हैं कि हमारी कंट्री का जो सेक्टर है वो प्राइमरी है या बाकी के तीनों भी हैं। यानी हमें जीडीपी अगर काउंट करनी है तो हमें हमारी जो कंट्री है उसके पास तीनों सेक्टर होने चाहिए उस काम को लेकर के। अगर ऐसा हो रहा है कि अगर एक या दो सेक्टर भी हमारी कंट्री के हैं और तीसरा सेक्टर हमारी कंट्री का नहीं है, तब ये जीडीपी में काउंट नहीं होगा। तो ये सारे हमें देखने पड़ते हैं काम, और तब जाकर के हम ये बोल पाते हैं कि हमारी कंट्री का जीडीपी क्या है। तो ऐसे में ये इतना डिफिकल्ट काम हमारी कंट्री में करता कौन है, तो ये हमारी कंट्री में कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री होती है जो कि ये काम करती है। उसके पास डिपार्टमेंट होते हैं जो कि सारे इंडियन स्टेट्स और जितने भी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं उन सब से ये डेटा इकट्ठा करके लाते हैं, और तब जाकर के ये पूरा जीडीपी जो है काउंट करते हैं। ठीक है, ये इतना बड़ा टास्क कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हमारे देखते हैं आजकल कि टर्शरी सेक्टर क्या है, बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि टर्शरी सेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर बनता जा रहा है, यानी उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर हम ये देखें जीडीपी की टर्म्स में तो टर्शरी सेक्टर सबसे ऊपर है। अगर हम देखें एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स में तो प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा है। तो क्या हमेशा से ही टर्शरी सेक्टर सबसे ऊपर था या क्या था? तो शुरू में हिस्टोरिकली अगर हम बात करें, शुरू के समय में प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा होता था, क्योंकि उस समय लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे और ज्यादातर लोग क्या करते थे, खेती करना पसंद करते थे। तो ज्यादातर लोग किसमें इन्वॉल्व थे, प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, खेती में अगर उन्हें नुकसान होने लगा या खेती में जो भी हुआ, उन्होंने क्या किया, शिफ्ट लेना शुरू किया सेकेंडरी सेक्टर में। जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, वर्ल्ड वॉर हुई थी तो जो किसान लोग थे वो फैक्ट्री में जाना शुरू कर दिए थे। क्यों? क्योंकि खेती में उन्हें इतना ज्यादा बचता नहीं था, तो उन्होंने फैक्ट्री में जाना शुरू कर दिया। और जो प्राइमरी सेक्टर में लोग होते हैं वो फैक्ट्री में आसानी से इन्वॉल्व भी हो जाते हैं, हिस्ट्री इस चीज की गवाह है। तो उन्होंने क्या किया, जो प्राइमरी सेक्टर में इतने सारे लोग इन्वॉल्व थे वो सारे के सारे सेकेंडरी सेक्टर में आ गए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी और टर्शरी सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लगी, वही लोग, बहुत सारे लोग उनमें से टर्शरी सेक्टर में चले गए। इस तरीके से ये शिफ्ट होता होता टर्शरी सेक्टर में सबसे ज्यादा आ गया। लेकिन अभी भी
ऐसा नहीं है सारे लोग टर्शरी में आ गए हैं, लोग अभी भी प्राइमरी सेक्टर में ही ज्यादा है, हालांकि जीडीपी किसमें होती है ज्यादा, टर्शरी सेक्टर में होती है। अब इस चीज के कारण क्या है, ये टर्शरी सेक्टर इतना ग्रो क्यों हो रहा है? तो पहला कारण है कि जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं जो हमारे सोसाइटी में होते हैं, जैसे हॉस्पिटल हो गए या फिर स्कूल्स हो गए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गए, ये सारे कौन संभालता है? ये टर्शरी सेक्टर के लोग संभालते हैं, मतलब जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, है ना। और अगर ये चीजें नहीं होंगी तो हमारा भविष्य कैसे चलेगा? स्कूल्स नहीं होंगे तो क्या एजुकेशन हम अवेलेबल करा सकते हैं? नहीं करा सकते। हॉस्पिटल्स, क्या हम दवाई वगैरह कैसे लेंगे? अगर हम बीमार हो गए तो कहाँ जाएंगे? तो ये जो चीजें होती है ये बहुत जरूरी होती है, और ये किसके हाथ में होती है? टर्शरी सेक्टर के हाथ में होती है, मतलब उसके अंडर में आती है, तो ये टर्शरी सेक्टर का हिस्सा होती है। और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है इन चीजों की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, और क्योंकि ये चीजें ग्रो हो रही है तो टर्शरी सेक्टर ग्रो हो रहा है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, ये सब, यही जैसे जैसे प्राइमरी सेक्टर बढ़ेगा, सेकेंडरी सेक्टर बढ़ेगा, तो उन्हें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ये दोनों सेक्टर क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट सेक्टर यानी कि टर्शरी सेक्टर को जो है और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि ये तीनों सेक्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मैंने शुगर का एग्जाम्पल दिया था कि कैसे शुगर केन को काटते हैं, सेकेंडरी में लाते हैं, फिर उसको बेचने के लिए हम मिल से उसको जगह जगह लेकर के जाते हैं, तो आखिर में जाकर के हमें किसकी जरूरत पड़ गई? आखिर में हमें टर्शरी सेक्टर की जरूरत पड़ गई। तो ट्रांसपोर्ट और ट्रेड का एम है। अब राइज इन आईटी सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। आईटी सेक्टर मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है वो लगातार बढ़ रहा है। कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन, इंटरनेट, ये सब जो चीजें हैं ये आईटी, ये टर्शरी में आती है। और ये आज के समय में बताने की जरूरत नहीं है कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, कितना ज्यादा बढ़ रहा है ना। आज के समय में हम बिना कंप्यूटर के, बिना आईटी के इमेजिन नहीं कर सकते हैं आज की दुनिया। तो ये जो सेक्टर है ये भी आईटी सेक्टर जो है टर्शरी सेक्टर का हिस्सा माना जाता है। तो क्योंकि ये ग्रो कर रहा है तो टर्शरी सेक्टर ग्रो हो रहा है, और ये बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी लेकर के आता है। साथ में टूरिज्म हो गया, क्राफ्ट इंडस्ट्री हो गई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गई, ये जो सारी की सारी सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज होती है ये भी हमारी टर्शरी सेक्टर के अंडर में आती है, और ये लगातार ग्रो हो रही है। ठीक है, एडवेंचर वाली इंडस्ट्रीज होती है, पहाड़ों पे एडवेंचर करना, राफ्टिंग वगैरह वगैरह करना, ये भी हमारा टर्शरी सेक्टर में आता है। नेक्स्ट, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO is the organization under the Ministry of Statistics, Planning and Program Implementation of by Government of India। इसका मतलब क्या है? NSSO एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक तरीके की ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सर्वे करती है, जो भी गवर्नमेंट को रिजल्ट चाहिए, स्टेटिस्टिक्स चाहिए जिस भी चीज का, उस चीज के लिए सर्वे करती है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के लिए, प्लानिंग के लिए, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इन चीजों के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इन इंडिया अबाउट 60% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू एज 5 to 29, यानी भारत में लगभग 60% जो पॉपुलेशन है वो 5 साल से 29 साल के बीच के लोगों की है, और इनमें से भी केवल 52% ही इसे स्कूल को अटेंड कर पाते हैं। मतलब हमारे इंडिया में बहुत लो एजुकेशन है, हमें इसमें और ज्यादा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। अब नीति आयोग, जो पुराना नाम था प्लानिंग कमीशन का, जी हाँ, प्लानिंग कमीशन का पुराना नाम नीति आयोग था। अब इसने क्या किया? एक स्टडी कंडक्ट करी और इसने बताया कि लगभग 20 लाख नौकरियां कंडक्ट या क्रिएट की जा सकती है एजुकेशन सेक्टर में, यानी केवल एजुकेशन सेक्टर के अंदर में ही 20 लाख नौकरी, 20 लाख जॉब्स, 20 लाख जॉब्स को क्रिएट किया जा सकता है। इसी तरीके की एक और स्टडी की गई नीति आयोग के द्वारा, और उन्होंने बताया कि लगभग 35 लाख नौकरी हम टूरिज्म सेक्टर में निकाल सकते हैं। तो देखो ये क्यों बता रहे हैं ये सब चीजें? ताकि हम इनमें काम कर सके और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सके। ठीक है, तो आप इनको भी लिख सकते हो अगर आता है क्वेश्चन कि क्या क्या तरीके हैं एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के और क्या क्या आपके पास प्रूफ है इन चीजों के। तो आप लिख सकते हो कि नीति आयोग ने ये सब कंडक्ट करी है स्टडीज, और इनके अनुसार 20 लाख नौकरी एजुकेशन सेक्टर में और 35 लाख नौकरी टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्ट की जा सकती है, क्रिएट की जा सकती है। अब प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग हमारे इंडिया में बना कब था? 15 मार्च 1950 में बना था, ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मनरेगा के बारे में आपको पता होना चाहिए। MGNREAG है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेक अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग राइट टू वर्क इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स। भारत की जो गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, उन्होंने क्या निश्चय किया कि हम भारत में 625 जिलों में राइट टू वर्क को लेकर के कानून बनाएंगे। राइट टू वर्क मतलब सभी को काम करने का अधिकार है, मतलब कोई भी बेरोजगार ना रहे, सभी को काम करने का अधिकार है। इस वाक्य को लेकर के उन्होंने ये सब चीजें कही। ये बेसिकली एक फंडामेंटल राइट होता है जो कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो उन्होंने इस चीज को लेकर के ये कानून बनाया था और ये 625 जिलों में बनाया गया था इंडिया के। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में ये लॉन्च हुआ था। इसका एम क्या था, मकसद क्या था? रूरल इंडिया में सबसे पहले तो नौकरियां जो है अवेलेबल करवाना, क्योंकि रूरल इंडिया में मेनली जो है प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर होते हैं लोग। तो उनका मकसद था कि वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आना, जॉब डाइवर्सिटी लेकर के आना, क्योंकि ज्यादातर तो प्राइमरी सेक्टर पे ही है। तो वो चाहते थे कि यहाँ पे डाइवर्सिटी आए नौकरियों की। दूसरा, वहां पे जो लोग जो काम करना चाहते हैं उन वहां पे नौकरी उनको मिल जाए। जो लोग काम करना चाहते हैं उनको काम मिले, ताकि पोटेंशियल बेकार ना हो ह्यूमन रिसोर्स का। नेक्स्ट, अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है उसे देने में, काम देने में, तो गवर्नमेंट पैसे फिर भी देगी। मतलब रजिस्ट्रेशन जब करा लेगी और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है वर्क देने में, किसी रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो गवर्नमेंट उसको फिर भी पैसे देगी, वेजेस देगी। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जॉब कार्ड्स का, जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए लगता है। जो गांव में ग्राम सभाएं होती है, ये सब लोगों को जिसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है मनरेगा में, उनको जॉब कार्ड देती है। और जॉब कार्ड एक तरीके से रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म होता है, ठीक है, जो इशू होता है फिर वहां पे जाकर के, और फिर उनको नौकरियां मिल जाती है। Employment opportunity in the organized sector have been expanding very slowly. It is common to find many organized sector. They adopt such strategies to evade taxes and refuse follow laws that protect laborer. And since 1990s, it is very common to see large number of workers losing their jobs in the organized sector. इस चीज का मतलब क्या है कि लगातार अनऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ता जा रहा है और ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जॉब्स हैं वो कम होती जा रही है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सरकार ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करती है, तो इसीलिए उसमें कानून नहीं होते हैं। वो लोग अपनी मर्जी से जो उन्हें करना है वो करते हैं। तो इसलिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पे उन्हें आजादी होती है हर तरीके से अपने कानून बनाने की, और सरकार उन्हें ज्यादा दखल अंदाज भी नहीं करती है। Nearly 80% of rural household in India are small and marginal farmer category. तो लगभग 80% जो गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं, उनमें से 80% छोटे और मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी में आते हैं। ये एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन। गवर्नमेंट रेज, अब देखो गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है ना, ये हमारे मन में सवाल आता है। तो गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द सर्विसेज रेंडर्ड बाय इट। यानी गवर्नमेंट अपने खर्चे चलाने के लिए, अपने खर्चे मतलब जैसे उसे ब्रिज बनवाना है, तो ब्रिज बनाने के लिए गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लाएगी? तो ये जो हमारे से टैक्स लिए जाते हैं, जो इनकम टैक्स कटता है, अलग अलग तरीके के जो भी टैक्स कटते हैं, उन सबका जो पैसा होता है वही लगता है उसमें। नहीं तो गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी? गवर्नमेंट की तो खुद भी सैलरी 70,000 के आसपास होती है, तो उनके पास वो अपनी सैलरी नहीं लगाते इसमें। ये जो पूरा का पूरा बजट तैयार होता है, और ये बजट कहाँ से आता है? टैक्स से और बाकी जितने भी तरीके होते हैं जिससे गवर्नमेंट पैसे इकट्ठा करती है लोगों से, उन सब से आता है। सो वी आर गिवन विद द डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट चलाती है, हम सब जानते हैं। प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेट इंडिविजुअल्स चलाते हैं, ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है कि इनके मोटिव क्या होते हैं, मतलब ये सेक्टर क्यों चल रहे हैं। तो पब्लिक सेक्टर क्यों चल रहा है, इसका क्या मकसद है? तो इसका मकसद है पब्लिक वेलफेयर, मतलब कि जो समाज है उसका भला किया जाए, उसकी सेवा की जाए, उसको सर्विस प्रोवाइड की जाए, उसका वेलफेयर किया जाए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो चलता है, उन्हें पैसा कमाना है, प्रॉफिट जनरेट करना है, प्रॉफिट मेकिंग का उनका मेनली मकसद होता है, हम बोल सकते हैं एम होता है या ऑब्जेक्टिव होता है।
थर्ड है ये रिवेन्यू कहाँ से जनरेट करते हैं अपना, तो पब्लिक सेक्टर टैक्स से, पेनाल्टी से, इन सब से जनरेट करता है अपना रिवेन्यू। लेकिन प्राइवेट सेक्टर शेयर्स करके, इशू शेयर्स, डिबेंचर्स और बाय टेकिंग लोन्स लेकर के, शेयर्स इशू करके, इन सब तरीकों से वो अपना रिवेन्यू जनरेट करता है। इसमें पब्लिक सेक्टर में बहुत सारे लॉज एप्लीकेबल होते हैं, जैसे फॉरेस्ट लॉ हो गया, बहुत सारे लॉज होते हैं, ये सारे लॉ इसमें लगते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कुछ लॉ लगते भी हैं, नहीं भी लगते हैं, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर, जो इंडिविजुअल उस कंपनी को या उस सेक्टर को चला रहा है, तो ये डिपेंड करता है। तो मे और मे नॉट बी। एग्जाम्पल्स क्या क्या है, तो पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल्स हो गए रेलवे, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा, और इसके एग्जाम्पल हो गए प्राइवेट सेक्टर के टिस्को, RIL, ये सब। तो आपको ध्यान रखना है इनके एग्जाम्पल्स और ये डिफरेंसेस। सो हियर वी आर ऑन द लास्ट स्लाइड। हियर आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर गिव्स अस रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, इसमें रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होती है। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है कि हमें रेगुलरिटी में काम मिलेगा, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हमें ऐसी गारंटी देता है। ये गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होते हैं, उनके द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। इनमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी होती है जिनको गवर्नमेंट बनाती है और कानून के अनुसार होते हैं। लेकिन इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता है। इसमें सारे के सारे फॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं, जितने भी प्रोसीजर्स हैं काम करने के या जैसे भी। लेकिन अनऑर्गेनाइज में फॉर्मल प्रोसेस नहीं होते हैं, हम इनफॉर्मल नहीं बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं नो फॉर्मल प्रोसेस। फॉर्मल नहीं होते हैं जनरली, ये जनरल केस है। ऐसा होता है कहीं कहीं, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन जनरल केस में क्या होता है कि वो फॉर्मल प्रोसेस से काम नहीं करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, गवर्नमेंट टीचर हो गया ऑर्गेनाइज्ड का एग्जाम्पल, और एक आदमी जो कि मिठाई की दुकान पे काम कर रहा है, वो एग्जाम्पल हो गया अनऑर्गेनाइज्ड का। तो आज हमारा लेसन होता है कंप्लीट। सो सब्सक्राइब डियर स्कूल, बाय।